नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है गली मोहल्ला प्लान। बीजेपी को 28 पर ध्यान। जी हां, 2028 के चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी ने अभी से सियासी मैदान में अपनी चाल चल दी है। सत्ता से पहले संगठन और फिर बात से पहले जनसंपर्क। जी हां, यह है बीजेपी का नया फॉर्मूला। पार्टी ने बड़े नेताओं से लेकर तो बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं तक एक ही संदेश पहुंचाया है। हर गली, हर मोहल्ले में मौजूदगी और हर वक्त जन संदेश, जन सेवा। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी का यह गली मोहल्ला प्लान 2028 के लिए जीत की नींव बनेगा? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद रहेंगे और भी हमारे साथ मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देखते हैं। 2028 के चुनाव भले ही अभी दूर है, लेकिन बीजेपी ने अभी से सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। रणनीति साफ है, सत्ता नहीं संगठन पहले है। पार्टी नेतृत्व ने बड़े नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक ही टास्क दिया है, जनता से लगातार संपर्क और जनसेवा संदेश का। जी हां, बीजेपी ने तैयार किया गली मोहल्लों का प्लान। दरअसल बीजेपी का फोकस अब सीधे जनता के दरवाजे पर है। संगठन की मंशा यही है कि आने वाले सालों में पार्टी की मौजूदगी हर गली मोहल्ले तक दिखाई दे। इसके लिए संगठनात्मक बैठकों में कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जा रही है, जिससे वो सीधे जनता तक इन योजनाओं का लाभ और संदेश पहुंचा सकें। आज पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। माननीय मोदी जी ने सोमनाथ के मंदिर से कल आयोजन करेंगे और आज तो ये अद्भुत दृश्य खरोई का है। बिल्कुल कांग्रेस मुक्त हमारा प्रदेश हो रहा है और आपने जिस तरह से देखा आज, ये तो एक हम तो कहते हैं कि टेलर था आज। अब आप आगे और देखेंगे कि किस तरह से पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कमल में रचा बसा दिखेगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर फोकस। लाडली बहना योजना फिर करेगी कमाल। किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी ताकत। कार्यकर्ता बताएंगे योजनाओं के लाभ। कार्यकर्ता बताएंगे योजनाओं ने कैसे बदली जिंदगी। समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। जनता से सीधा संवाद मजबूत करेगा आधार। चुनाव से पहले संदेश देगा गली मोहल्ला प्लान। सिर्फ चुनाव नहीं, हर वक्त जन सेवा करती है बीजेपी। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि लगातार संवाद ही जनता के भरोसे को मजबूत करता है और यही चुनावी सफलता की असली कुंजी है। हालांकि बीजेपी के इस गली मोहल्ला प्लान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गली मोहल्ले में पहुंचकर नहीं, वोट चोरी करके सरकार बनाती है। भारतीय जनता पार्टी गली मोहल्लों में घूमती तो जरूर है, लेकिन उसका फायदा क्या मिलता है? चुनाव तो वोट चोरी से जीतते हैं, इसलिए जनता की सुनते नहीं है। बीजेपी यहां 2028 से पहले हर गली मोहल्ले में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे सियासी ड्रामा बता रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये ग्राउंड लेवल प्लान जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरता है। क्या गली मोहल्ला की ये रणनीति बीजेपी के लिए 2028 की राह आसान बना पाएगी? तो हमारे लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि जनता जिसे चाहे उसे सत्ता सौंप सकती है, लेकिन वो जनता कौन है और उन तक आप क्या क्या कर रहे हैं, वो बात कैसे पहुंचेगी? और इस पहुंचाने के लिए ही कार्यकर्ताओं तक, बूथ लेवल तक जाकर, गांव तक जाकर, मोहल्लों तक जाकर लोगों तक बात पहुंचानी जरूरी है। क्या ये काम कोई संगठन बेहतर तरीके से कर सकता है? ये तब कर सकता है जब आपने संगठन को ताकत दी हो। बहरहाल चलिए इस पर चर्चा करेंगे और बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या बीजेपी का गली मोहल्ला प्लान 2028 की लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत बनेगा? सवाल नंबर 2 कि क्या योजनाओं को लेकर संवाद बीजेपी को जनता से और मजबूत बनाएगा और कनेक्ट करेगा? बीजेपी वोट मैनेज करती है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही, तो कांग्रेस के इस आरोप में कितना दम है? ये तमाम सवाल और इनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, चलिए उनका भी परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी,
साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हैं, बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार जय नागरा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस डिबेट में। और मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा शरद जी से ही। शरद जी, ये बड़ी मजबूत ताकत रही है बीजेपी की और हम लगातार ये कहते आए हैं कि एक संगठन जो है इतनी मजबूती के साथ काम करता है कि वो गांव-गांव जाता है, मोहल्लों तक जाता है, जनता के बिल्कुल नस-नस तक जाकर अपनी बात पहुंचाता है, उनकी जो समस्याएं वो सुनता है। लेकिन आमतौर पर जब जीत और हार की बात आती तो कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगते हैं कि कहीं नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। लेकिन आप संगठनात्मक मजबूती को किस दिशा में देखते हैं? क्या वाकई इसको चुनाव से जोड़कर देखनी चाहिए या ये जनता की एक सेवा भी है? देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये सही बात है कि चुनाव जीतना एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य हो गया है वर्तमान राजनीति का। और जिस तरह से हमने देखा कि एक लंबा वक्त कांग्रेस ने राज्य में और केंद्र में बिताया है, बीजेपी ने उससे एक चीज़ ज़रूर ये ग्रहण की है कि अगर आपको अपने विचार, आपको अपनी सोच, आपको अपने विजन को पहुंचाना है लोगों तक, तो सत्ता में आपका लंबे समय तक काबिज रहना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को मैंने खुद सुना है ये कहते हुए कि हमें कम से कम 25 साल निरंतरता में देश के अधिकांश राज्यों में अपनी सरकारों के साथ आगे बढ़ता है। तो ये दरअसल क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि यही वजह रही कि वो उसकी सोच, उसकी दृष्टि, उसके महापुरुष कांग्रेस की तुलना में उस तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाए जिस तरह से उनको पहुंचना था। चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें या अंत्योदय दर्शन की बात करें, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी का जो एक कोर ग्रुप है, जो बहुत और इस कोर ग्रुप के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उनकी सोच और दृष्टि यह है कि हमें अपनी भावना को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और ये तभी है जब हम चुनाव में निरंतर विजय हासिल करेंगे। इसलिए आपको कई बार पलड़ा जीतने का भारी दिख सकता है, लेकिन यही भावना मुख्य है जो बीजेपी को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जी ललित, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक भावना है, लेकिन ये जो मिशन है, ये जो मॉडल है, क्या दूसरी पार्टियां उसको फॉलो कर रही है? और नहीं कर रही है तो आखिर क्यों नहीं कर रही? क्या रणनीतिक चूक है? ये तमाम चीज़ें। लेकिन जय नागरा जी, मैं आपके पास आऊँगा। जय नागरा जी, आखिर सत्ता बाद में संगठन पहले, ये जो मॉडल तैयार किया है बीजेपी ने, उसका फ़ायदा तो बीजेपी को हमेशा मिला है, लेकिन आप इस मॉडल को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या यह वाकई आज की राजनीति की धुरी बन गई है? ललित जी, ये बात सही है कि बीजेपी संगठन के स्तर पे बहुत मजबूत है और उसके पास एक बहुत अनुशासित संगठन। लेकिन बात यह है कि कोई भी सत्ता का रास्ता जो है वो जनता के माध्यम से ही पहुंचता है। जब तक आप जनता के साथ रहेंगे, जनता के जुड़े विषयों पर बात करेंगे, तो आप सत्ता तक आपका रास्ता जाएगा। लेकिन यदि केवल आप अपनी बात करेंगे, जनता की नहीं सुनेंगे, तो फिर ये आपके लिए भारी भी पड़ सकता है। देखिए, आप लगातार केवल यदि आप वो बातें कर रहे हैं कि साहब शासन की ये होता है, लेकिन लोगों की समस्याएं यदि आप नहीं सुन पा रहे, उसका हल नहीं खोज पा रहे, तो ये आपके लिए भारी भी पड़ सकता है। जनता के बीच तो हर राजनेता को, हर सामाजिक संस्था जो भी जनता के बीच में काम कर रही है, उसको जनता के बीच तो रहना ही चाहिए। जब ये दूरियां बढ़ जाती है तो वो सत्ता का रास्ता आपका कठिन हो जाता है। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, उसे जनता के बीच से ही, क्योंकि जनता के ही पास वो मास्टर चाबी है जो आपको सत्ता के ताले तक ले जाती है। तो जनता सर्वोपरि है। अब आप कितना विश्वास हासिल कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जनता के पास वो मास्टर चाबी है। और आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, वो मास्टर चाबी आपके पास सबसे पहले वो हाथ लग गई है और उसका फ़ायदा भी आपको मिला, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो गांव, मोहल्ला या फिर बूथ लेवल का मैनेजमेंट है, हम पहले से देखते आ रहे हैं कि आप बिल्कुल मजबूती के साथ, जिसको हम माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं, उसका असर आपको, उसका जो फ़ायदा है वो क्या अभी तक आपको लगातार मिलता आ रहा है और आने वाले समय में आप उसको किस तरह से बढ़ा रहे हैं? एक दिन में अर्जित नहीं होता। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक लंबी परंपरा मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 20 वर्षों में देखी
और जनता इस बात को भी महसूस करती है कि किस तरह बदहाली अव्यवस्थाओं वाले मध्य प्रदेश को एक सुंदर सुगठित मध्य प्रदेश बनाने का सार्थक प्रयास भाजपा की सरकारों ने किया है। और जब ये विश्वास जन्म लेता है तो आखिरी में आदमी फिर एक ही बात सोचता, नहीं भैया काम तो बीजेपी की सरकार ही करती है, गरीबों की योजनाएं तो वही लेकर आए, अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लिए काम यदि किसी ने वास्तव में धरातल पर किया तो केवल भाजपा ने किया। और जब जनता इस बात को सोचती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को बारंबार अवसर देती है। हमारे पास मजबूत नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, और इस कद का कोई नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के पास या विपक्ष के पास नहीं। और इसलिए हम लगातार मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं और कार्यकर्ताओं पे आधारित हमारा संगठन, कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि सरकार के कामों को जनता के बीच बार बार लेकर जाए, क्योंकि जनता की भूलने की आदत भी होती है। इसलिए हम लगातार अभियान चलाते हैं। पहले भी हमने घर घर संपर्क अभियान चलाया, चौपाल बैठकें हमने की, मोहल्ला बैठकें हमने की, बूथ कमेटियां हमारी बनी हुई है जो हर माह में बहुत सारे कार्यक्रम अपने अपने बूथ पर करती है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, जनता के बीच जाना ही चाहिए, राजनीतिक दल को, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वही आखिरी में हमारी सरकार बनाने की गारंटी होते हैं। और भाजपा इस मामले में खुशकिस्मत है कि उसके पास अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छा नेतृत्व है, जिसकी बदौलत हम केंद्र में और प्रदेश में पुनः सरकार बना पाए। विक्रम जी, आप भी मुझे लगता है कि संगठन की ताकत को पहचानने लगे हैं। जिस तरह से जीतू पटवारी लगातार कोशिशें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गांव चलो अभियान हो या फिर मोहल्ले या बूथ मैनेजमेंट की बात हो, लेकिन आपको लगता है कि आप काफ़ी देर कर गए किस बात की? संगठन को मजबूत करने की दिशा में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा संगठन शुरू से मजबूत हो। मुझे विनम्रतापूर्वक अपनी बात समझाने दीजिए आप। ठीक। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में चल रही है, सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय है, और इसी बीच जीतू पटवारी और उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह सारे नेताओं ने जो गांव पहुंचो योजना के तहत जो गांव स्तर पर संगठन सृजन किया है, तो उस जो लोकप्रियता कांग्रेस को, जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, उससे घबरा के उठाया गया ये कदम है। एक बात, अभी मैं सारे वक्ताओं को सुन रहा था, राजनीतिक सद्भावना मेरी सभी के साथ है और हम ये मानते हैं कि सभी को अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार करने की अनुमति होना चाहिए और ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से एक राजनीतिक सद्भावना खत्म हुई है। बात बात पे जिस तरह विपक्ष को कोसा जाता है और विपक्ष को तिरस्कार किया जाता है, वो चीज़ हम पहली बार इस भारत के लोकतंत्र में अनुभव कर रहे हैं। बहरहाल जो आपने जो कहा अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से हम इस संगठन को, भाजपा को देखते हैं, उसका मुझे कैफियत देने दीजिए। ये धन्ना सेठों का पॉलिटिकल इंश्योरेंस है। ये बीजेपी क्या है? धन्ना सेठों की पॉलिटिकल इंश्योरेंस पार्टी है। ये लोग जो है, इनकी जो सक्रियता है वो जनसेवा के लिए नहीं है। इनकी सक्रियता वो है कि जो इनको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं उनको डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट देनी पड़ती है कि नहीं, कि भैया हमने तुम्हें इंश्योरेंस माना है तो तुम ऐसा कुछ कर रहे हो कि नहीं, 28, 27, 29 में आओगे कि नहीं, क्योंकि हम तुम्हें चंदा देते हैं, तुम हमें धंधा देते हो। तो ये जो बात है, इस बात को अपने स्पॉन्सर तक पहुंचाने के लिए इस तरह की कवायदें करते हैं। जनसेवा इसलिए अभाव है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि नरेंद्र मोदी से लेके आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं, ये पन्ना प्रमुख का नाम पे बड़े गाल बजाते हैं। मैं आपको 2 घटना का उदाहरण दे के समझाता हूँ। भागीरथपुरा की घटना, इसके पहले कप सिरप कांड, ये इनके पन्ना प्रमुख कहाँ गायब हो जाते हैं जब लोग जहरीला पानी पी के मर रहे होते हैं। उसी पन्ने में से तो 1-1, 2-2 लोग ये जहर खा के और अस्पतालों में भर्ती हो के विलोपित हो रहे हैं। तब इन पन्ना प्रमुख का हमको कहीं भूमिका दिखाई नहीं देती है। ना उनके वो आंसू पहुंचने आते हैं वो पन्ना प्रमुख, ना उनके लिए संघर्ष करने आते हैं, और वो सड़कों पे मरते हैं, कहीं अस्पतालों पे मरते हैं। तब ये पन्ना प्रमुख कहाँ गायब हो जाते हैं? लेकिन सिर्फ ये पन्ना प्रमुख वोट लेने आता है। इसलिए मैंने कहा ना कि इसी पॉइंट पे मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अगर आपके पास भी इस तरह के लोग हों तो आप जो चीजें कह रहे हैं, जो त्रुटियां बता रहे हैं, उनको आप जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे? नहीं, जनता तक हम खूब पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आशीष जी? लेट मी भाई आशीष जी, 30 सेकंड और मैं आपको बताऊं कि हम ऐसा नहीं कि पहुंचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जो कैडर बेस्ड पार्टी थी अभी कैश बेस्ड पार्टी हो गई है। बूथों पे कार्यकर्ता नहीं बोलता है, पैसा बोलता है। यदि ईडी का डर और पैसों का लालच ना हो तो ये जो राजनीतिक पार्टी जिसका नाम भाजपा है 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। ठीक है आशीष जी, वोट चोरी का भी आरोप लगाते हैं, फिर बाकी एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाते हैं।
देखिए, जिनकी सरकार होती है और उन पर आरोप लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी सरकार जनता के विश्वास के दम पर बनी है। आपके नेता जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, उनके नेतृत्व को देश ने नकारा है। कई बार प्रयास कर लिया आपने, विभिन्न राज्यों में आपकी सरकार बनी हो, तो बताइए आपकी क्या स्थिति है। आज देश भर में आपके नेताओं का किस तरह से मजाक बनाया जाता है और कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल। मजाक तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का जो मजाक बनाया है, नरेंद्र मोदी का जो मजाक बनाया, उनको सलाह दीजिए कि संसद का एक सत्र आहूत करके अपना डांस दिखा दें ऐसा वाला। उनकी बात सुन लेते हैं आशीष जी की, फिर मैं लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार ने जो अच्छा विकास किया, अच्छी सड़कें मिले, अच्छी बिजली मिले, अच्छा कानून व्यवस्था की स्थिति, और जनता हमको आपसे अच्छे कानून व्यवस्था। अरे आप जिस गाय की पूंछ पकड़ के चुनाव जीतते हो, वही आपके सारे विधायक से लेकर महापौर और पार्षद 26 टन गाय का मांस यहाँ बिक रहा है। आप तो अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता है जो हिंदू करके आप गाय काटने लगे हो। ये हालत है। 70 लाख का ट्रक रातों रात गायब हो जाता है और आप किस जनसेवा की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए कैसे चलती है भाजपा। भाजपा किसी भी जगह चुनाव लड़ने जाती है तो सबसे पहले जो है अपने अग्रिम पंक्ति के नेताओं को, योद्धाओं को भेजती है। कौन रहता है अग्रिम पंक्ति का नेता? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये लोग पहले जाते हैं। बंगाल में चुनाव शुरू हुआ, ईडी पहुंच गई, तो ये खुद बाद में पहुंचते हैं। इनका इतना तो महान संगठन है। विक्रम चौधरी जी, जब आपकी सरकार थी तब भी एजेंसियों पर आरोप लगते थे, तब भी लगते थे आरोप लगते थे, लेकिन ऐसे आरोप नहीं लगते थे कि बाकायदा लोग कहने लगे कि चुनाव आयोग ने भाजपा की सत्ता ले ली। ये अनुषांगिक संगठन तो नहीं बने थे। पिंजरे में तोता, ऐसा कुछ नहीं, आरोप लगते थे कथित तौर पर, लेकिन अब तो यह है कि भाजपा के तो अनुषांगिक संगठन बन गए हैं। चुनाव लड़ने के पहले ये लोग इनको भेजते हैं। इतना महान शरद जी के पास 100 साल में आपने ये उपलब्धि हासिल की है। 100 साल का संगठन और सबसे पहले ईडी को भेजना पड़ता है। ठीक है शरद जी, जो योजनाओं का सीधा संवाद है, आपको क्या लगता है कि किसी भी पार्टी को, मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्या अपनी बात को कहना ये राजनीतिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करता है, क्या कनेक्ट करता है वो? देखिए, सफलता के जो हैं वो हजारों माई बाप होते हैं और फेलियर का कोई भी साथी नहीं होता। कांग्रेस को मुझे लगता है कि ये हम सबके जीवन में भी सफलता और असफलता की छाया हमेशा साथ चलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने नैरेटिव पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसमें पीड़ा तो नहीं है, उसमें गुस्सा तो नहीं है, उसमें हताशा तो नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर चौधरी कह रहे थे कि मुझे पूरा करने दीजिएगा। आज कांग्रेस के मन में, मैं नहीं कहता कि वो जब ये बात कहते हैं मुझे पूरा करने दीजिए, यानी मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो उनके मन में कहीं ये भाव है कि मेरी बात पूरी सुनी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है। आप एक बड़े लोकतंत्र में हैं, जो बड़ा लोकतंत्र बहुत शान से अभी भी चल रहा है। चुनौतियां आती और जाती हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अब्राहम लिंकन से लेके, गांधी से लेके, नेहरू से लेके, दीनदयाल उपाध्याय जी से लेके नरेंद्र मोदी जी तक कोई भी व्यक्ति फूलों की सेज से चलकर सत्ता तक नहीं पहुंचा है। और सत्ता में आने के बाद टिके रहने के लिए भी उसको अटूट परिश्रम करना पड़ता है। आज हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप, ये बिल्कुल ठीक बात है। सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष कहता है सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, लेकिन पहल करने की कोशिश कोई नहीं करता। अरे भैया आप जाइए, अटल जी कहते हैं अपने भाषण में कि मैंने नेहरू जी से कहा कि चैम्बरलिन भी है और विंस्टन चर्चिल भी है, आपके दो चेहरे हैं नेहरू जी। और अटल जी ये भी कहते हैं कि शाम को हम एक भोज में मिले तो नेहरू जी नाराज हुए बिना कहते हैं बहुत अच्छा बोला तुमने, आज कमाल कर दिया। तो ये चीजें आज भी हो सकती हैं। राहुल गांधी गए ही थे ना प्रधानमंत्री जी के पास कि मैं आपकी झप्पी लेने आया हूं। और प्रधानमंत्री भी क्या, वो भी एक बड़े राजनेता हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से लेकर इस सफर तक बहुत कुछ देखा है। क्या ये कटुता इतनी बढ़ गई है और इसके लिए क्या एक ही पार्टी या एक ही दल जिम्मेदार है? आप दोनों को पहले तो इस टर्मोइल को बंद करना चाहिए और जनता के हित में एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग रखना चाहिए। मैं ये बार बार कहूं मेरा पड़ोसी खराब है, पड़ोसी खराब है, पड़ोसी कहे मेरा पड़ोसी खराब है, हम वहीं खड़े रहेंगे। बीजेपी का नैरेटिव काफी सारी चीजों को लेकर क्या ये सदा शैता में जी, ये सदा शैता में क्या हम राजनीतिक जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे? ये पार्टी ऐसी है कि कोई मरे चाहे कुछ करे, ये लोग ना इस्तीफा देते हैं, अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं।
आप मुझे बताइए, हम ठीक है सदस्यता हम बता रहे हैं, लेकिन चौधरी जिम्मेदारी साहब, कौन उससे लेगा? किसने रोका है आपको? नहीं तो जिम्मेदारी कौन किसने लेगा? रोका है आप आपको? एक और उदाहरण क्यों आप रोकेगा ये कोई? बताइए, लेकिन ये आप उन एक मुद्दों हजार को पत्रकार और जनता के 150 आंदोलन चैनल, में बदलें। एक विधायक एक मंत्री का इस्तीफा नहीं करवा पाता, तो संस्थागत हत्याएं इस देश में जिनको लोकतंत्र ये की मजबूती खीज है, के लिए ये जरूरी खीज है, है। वो नहीं करवा देखिए, पाते। जनता सब विपक्ष देख को रही तो है, सलाह देना कितना जनता आसान सब है। देख रही है चौधरी साहब। कितना आसान है विपक्ष को जनता सलाह देना। जनता को लेकिन देखने इस्तीफा दीजिए। मांगने में गला सूखता है, लेकिन डर विक्रम जी लगता है। यही तो कह रहे हैं कि आप अगर ये बात कहना चाहते तो जनता तक आपकी बात पहुंच क्यों नहीं पा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम संगठन की बात कर रहे हैं, बूथ लेवल तक जाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है जिसको आपको देखना होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, जनता सुनती है, लेकिन क्या होता है, एक कुछ जय न्यूट्रल नागरा जी का एम्पायर्स कमेंट होते लीजिए हैं। ललित जी इस पर। नागराज जी, मैं बिल्कुल उनके पास जा रहा हूं। नागराज जी, जनता तक पहुंचना क्या ये नैरेटिव गढ़ना है? क्योंकि लगातार वोट चोरी का बात कहना, आरोप लगाना, क्या हार को जस्टिफाई करने जैसा नहीं है? मुझे लगता है कि हम क्यों भूल जाते हैं कि प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और हमारा पहला कमिटमेंट ही उसके प्रति होना चाहिए। बात हम इधर उधर क्यों हो जाती है? जिस दिन प्रतिबद्धता आपकी जनता के प्रति होगी, और मैं बीजेपी हो या कांग्रेस, देखिए हम अपनी योजनाएं उन तक बताएं, तो उसके साथ अब सुनने का भी तो धैर्य रखिए। ये यदि सुनने का धैर्य होता तो किस गली गली किस मोहल्ले में पानी गंदा आ रहा है, ये आपके माध्यम से मैं सहमत हूं इस बात से कि ये टू वे होना चाहिए डायलॉग, और ये शायद बीजेपी को भी मजबूत करेगा। यदि हम एक स्वस्थ प्रजातंत्र की बात करते हैं तो आपको अपनी बात बताने के साथ सुनने का भी धैर्य रखना पड़ेगा। और वहां पर कहीं ना कहीं चीज जब दूरियां बनती है तो फिर बात यह है कि जनता की तकलीफें कुछ हैं, आप कुछ और कहेंगे तो फिर ये दूरियां बढ़ेंगी। हाँ, आप जनता की जो बात है उस पर यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जनता के करीब होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। और तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जनता की बात बताएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको सुने, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको करें भी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर नागराज जी, हम लोकतंत्र में हम पक्षकार हैं। देखिए, एक पक्ष उनका, एक पक्ष हमारा है, लेकिन जो न्यूट्रल हैं, जो जजमेंट देते हैं, जो लोग रेफरी बन के बैठे हैं, आज उनकी दुर्गति भी तो देखिए। जनता कहीं ना कहीं उनका रेफरेंडम भी लेना चाहती है, हमारा नहीं लेना चाहती। अब हम कितनी भी बात कहें, आप लोग आके उसको न्यूट्रल कर देते हो तो जनता भी डाइल्यूट हो जाती है। तो ये पीड़ा भी तो आप हमारी समझिए ना, आप हमें सलाह दे के निकल लेते हैं। नहीं, लेकिन केवल मैं एक मिनट करूंगा कि मैं कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर, खासतौर पे शरद जी बंसल न्यूज का ये प्लेटफॉर्म पर, वो बहुत खुले मन से सबको मौका देते हैं, और मैंने भी बहुत तटस्थ होकर के सारी चीजें कही हैं। कम से कम मैं मान रहा हूं कि मीडिया में सारी चीजें हुई हैं, हर जगह एक जैसी गई हैं, लेकिन कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर तो मैं उस गरिमा को देखता हूं और अपनी बात यार हमने किया भी है सर। आज तो सबसे ज्यादा मौका ही विक्रम चौधरी जी को मिला। नहीं सर, मैं कतई सब्जेक्टिव बात नहीं कर रहा। शरद जी हैं इसलिए मैं सब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, मुझे इतना एहतराम है उन पर। मैं तो एक ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ कि जो लोकतंत्र में जो रेफरीज होते हैं, क्या वो हमारे खिलाफ निर्णय नहीं दे रहे? ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान का रेफरी खड़ा है, एलबीडब्ल्यू कितनी अपील करो, आउट ही नहीं देता है वो। चौधरी साहब, किसी भी मैच में कुछ गलत निर्णय अगर रेफरी कर देता है, तब भी उससे उस मैच का नतीजा प्रभावित हो सकता है। लेकिन जो मैच लगातार होते हैं उसमें न सचिन, न विराट, न रोहित शर्मा की प्रतिभा पर असर आता है। आप डटे रहिए मैदान में, कांग्रेस डटे रहे। मुझे लगता है आशीष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। हर मैच हार रहे हैं, खिलाड़ी बदल नहीं रहे हैं, कप्तान ठीक नहीं है, फिर भी उसके बाद आरोप लगा रहे हैं कि मैदान खराब है और एम्पायर ठीक नहीं है। तो ये इनकी हार की चीज है, और जब हार होती है तो फिर आरोप इसी तरह से लगाए जाते हैं। कांग्रेस जो कर रही है वो हम लंबे समय से देख रहे हैं। हमें हमारी संगठन क्षमता पे भरोसा है, और हमारी संगठन क्षमता के भरोसे के दम पर ही हम 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे, और पूरे भारत पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। 47 में आप कहोगे, 75 में बनाएंगे। नहीं, लेकिन वो एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं सर, मेहनत कर रहे हैं, और आपको भी करना है। मैं तो ये कहूंगा कि आपको भी संगठन को मजबूत करना है। और जैसे शरद जी कह रहे थे कि आपके लिए केवल उस रेफरी नहीं, हम संगठन को मजबूत करें। एक थर्ड एम्पायर भी होता है, थर्ड एम्पायर भी होता है, वो सब देखता है। उसी के भरोसे टिके हैं हम अभी तक। कौन प्रदेश अध्यक्ष बने कांग्रेस
नहीं सर, एक अच्छी डिबेट, मैं इसलिए कहूंगा अच्छी डिबेट है कि देखिए ना उनकी कमजोरी है। हम तो ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा, विक्रम जी आप कह रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा आज मौका दिया है हमने आप ही को दिया है ये कहने के लिए, और क्योंकि हम आपको कह रहे हैं कि आपका संगठन कमजोर है और आपको मजबूती से लड़ना है, इसलिए मौका भी आप ही को ज्यादा दिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम अफसरनामा और मिलिए 2013 बैच के IPS जितेंद्र शुक्ला से।